मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सभी छात्रों का आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम 12वीं सदी के बेहद चर्चित शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सैन्य विज्ञान, उस दौर की भू राजनीति और उनके इर्द गिर्द बुनी गई इतिहास लेखन की परंपराओं का एक गहरा अध्ययन करने वाले हैं। एक विशाल साम्राज्य के उदय से लेकर तराइन के मैदानों में मिली उस निर्णायक हार तक, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आइए एक सैन्य इतिहासकार के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम की बारीकियों को समझते हैं। आज की ये चर्चा एक स्ट्रक्चर्ड केस स्टडी की तरह होगी। हम इस पूरे विषय को 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, सामंती राजनीति और रणनीतिक भूगोल। दूसरा, सैन्य विज्ञान और युद्ध रचनाएं। तीसरा, तराइन में हुई सामरिक गलतियां। चौथा, इतिहास लेखन, जहां हम लोक कथाओं और तथ्यों की तुलना करेंगे। और अंत में, उनकी विरासत और उसके बाद हुआ राजनीतिक विखंडन। हमारा मकसद प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्यों को उन रोमांटिक लोक कथाओं से अलग करना है जो सदियों से सुनी जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सामंती राजनीति और रणनीतिक भूगोल। उस दौर के सैन्य फैसलों को समझने के लिए हमें 12वीं सदी के उत्तर भारत के उस अत्यधिक विखंडित और सामंती ढांचे को समझना होगा। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सत्ता में पृथ्वीराज चौहान का उदय सचमुच बहुत तेज था। 1180 में महज 14 साल की उम्र में पूर्ण नियंत्रण लेने के तुरंत बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नागार्जुन जैसे सामंती विद्रोहों को कुचलना पड़ा। इसके बाद 1182 में भदाणकों को हराना और उसी साल चंदेल राजा से महोबा छीनना, ये साफ दिखाता है कि उनकी प्रशासनिक नीति केवल बाहरी दुश्मनों को रोकने तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपने ही पड़ोसी प्रतिद्वंदियों को आक्रामकता से दबाकर सत्ता मजबूत करने पर केंद्रित थी। उस समय दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण होना रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुख्य व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर गुजरते थे। इसी ताकत को और पुख्ता करने के लिए किला राय पिथौरा बनाया गया। लेकिन इस विस्तारवाद का एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, खतरनाक आंतरिक प्रतिद्वंदिता। स्थानीय सरदारों के साथ लगातार टकराव और खासकर कन्नौज के राजा जयचंद के साथ जो उनकी गहरी दुश्मनी थी, उसने एक ऐसी राजनीतिक खाई पैदा कर दी जिसने भविष्य में किसी भी बाहरी या विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना लगभग असंभव कर दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सैन्य विज्ञान और युद्ध रचनाएं। चलिए सीधे युद्ध के मैदान का रुख करते हैं और उन 2 बिल्कुल अलग सैन्य रणनीतियों को डिकोड करते हैं जो 1191 में तराइन के पहले युद्ध में आमने सामने थीं। एक सैन्य इतिहासकार के दृष्टिकोण से इन दोनों सेनाओं के बीच का अंतर बहुत दिलचस्प है। राजपूत सेना की सबसे बड़ी ताकत उनके विशाल युद्ध हाथी और भारी पैदल सेना थी। इन्हीं हाथियों के सीधे और भारी हमले ने तराइन की पहली लड़ाई में घुरिद सेना को सचमुच रौंद कर रख दिया था। लेकिन युद्ध के सख्त नियमों और शिष्टता का पालन करना उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की सेना की रणनीति बिल्कुल अलग थी। तेज घुड़सवार तीरंदाज जो क्रूर व्यावहारिकता और मारो और भागो की रणनीति पर चलते थे। उनके लिए युद्ध में नैतिकता नहीं, सिर्फ जीत मायने रखती थी। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट निकल कर आता है। 1191 की उस शानदार जीत के बाद मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ देने के उस फैसले को आज के कई सैन्य इतिहासकार पृथ्वीराज सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये शब्द उस सामरिक भूल को दर्शाता है जहां एक हारे हुए दुश्मन पर दया दिखाई जाती है। मध्ययुगीन राजपूताना आदर्शवाद के हिसाब से ये भले ही सम्मान की बात हो, लेकिन भू राजनीतिक नजरिए से ये एक बहुत बड़ी और जानलेवा रणनीतिक गलती थी, जिसने एक क्रूर दुश्मन को वापसी करने का मौका दे दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, तराइन में सामरिक गलतियां। ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जो गंभीर कमांड विफलताएं हुईं, आइए उनका कड़ाई से मूल्यांकन करते हैं। मोहम्मद गौरी की रणनीति धोखे से भरी थी, लेकिन सामरिक रूप से बेहद सटीक थी। सबसे पहले, युद्ध से ठीक पहले उसने शांति वार्ता का नाटक किया, जिससे राजपूत खेमे की सतर्कता कम हो गई। फिर उसने अपनी सेना को छोटी छोटी और बेहद फुर्तीली घुड़सवार टुकड़ियों में बांट दिया। इसके बाद उसने अल सुबह राजपूत सेना पर उस वक्त अचानक हमला किया जब वे अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे थे। और अंत में जब भारी राजपूत सेना इन छिटपुट हमलों से बुरी तरह थक कर बिखर गई, तो गौरी ने ठीक उनके मध्य भाग पर एक जोरदार और निर्णायक हमला कर दिया। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि राजपूत कमांड बदलती सामरिक परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने में पूरी तरह विफल रही। तेज मोबाइल तीरंदाजी के हमलों के सामने उनकी भारी भरकम युद्ध रचनाएं एकदम बेबस साबित हुईं।
जिन युद्ध हाथियों पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था, उन्हें लगातार मारो और भागो हमलों से इतना थका दिया गया और तीरों की बौछार से इतना बौखला दिया गया कि उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। ये सीधे तौर पर गति और फुर्ती के सामने एक भारी लेकिन धीमी सैन्य संरचना के ढह जाने का सटीक उदाहरण है। भाग 4, इतिहास लेखन, लोक कथाएं बनाम तथ्य। सैन्य विश्लेषण के बाद अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वीराज के अंतिम दिनों की कहानी को सदियों के दौरान सांस्कृतिक रूप से कैसे घड़ा गया। 16वीं सदी के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की यह प्रसिद्ध पंक्तियां लगभग हर किसी ने सुनी होंगी। 4 बांस 24 गज, उंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यह हमारी सांस्कृतिक स्मृति में इतनी गहराई से दर्ज है कि आज भी हम एक ऐसे अंधे पृथ्वीराज की कल्पना करते हैं जो सिर्फ आवाज सुनकर अपने अचूक तीर से गौरी को मौत के घाट उतार देते हैं। एक नायक की ये छवि सचमुच बहुत शक्तिशाली और वीर रस से भरी हुई है। लेकिन इतिहास के छात्रों के रूप में जब हम इस लोक कथा की तुलना प्रामाणिक दस्तावेजों से करते हैं तो हमें एक बहुत ही अलग तस्वीर देखने को मिलती है। ध्यान दें कि पृथ्वीराज रासो असल घटनाओं के लगभग 400 साल बाद लिखा गया था। ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि युद्ध के बाद पृथ्वीराज को अजमेर में ही बंदी बनाकर कुछ समय के लिए एक कठपुतली शासक की तरह रखा गया था और 1192 में ही विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में उन्हें मार दिया गया। वहीं मोहम्मद गौरी की मौत 1206 में हुई थी। काव्यात्मक चित्रण और मध्ययुगीन राजनीति की इस क्रूर सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा फासला है और हम यहाँ दोनों ही पक्षों को पूरी निष्पक्षता के साथ देख रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर ऐसा क्यों है कि वास्तविक सैन्य इतिहास के मुकाबले अंधे तीरंदाज का यह रोमांटिक मिथक आज भी भारतीय राष्ट्रीय पहचान और कहानी कहने की परंपराओं को इतनी गहराई से प्रभावित करता है। ये इस बात का सबूत है कि एक समाज के रूप में हम अक्सर ठंडे ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय बहादुरी और बलिदान के उन प्रतीकों से ज्यादा जुड़ते हैं जो हमें सांस्कृतिक रूप से प्रेरित कर सकें। अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, विरासत और राजनीतिक विखंडन। तराइन की इस हार ने उत्तर भारतीय राज्यों पर जो दीर्घकालिक असर डाला उसे समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तराइन की हार के बाद राजनीतिक विखंडन बहुत तेजी से हुआ। 1192 में पृथ्वीराज के मृत्युदंड के साथ ही अजमेर एक विदेशी जागीर में बदल गया। उनके भाई हरिराज ने सत्ता वापस पाने के लिए विद्रोह जरूर किया, लेकिन वो विफल रहा। इस आपसी फूट और अस्थिरता का सीधा फायदा विदेशी ताकतों को मिला और 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती से स्थापित कर लिया। ये वह बिंदु था जिसने भारत में सदियों तक चलने वाले विदेशी शासन का रास्ता साफ कर दिया। युद्ध से ठीक पहले की गई उस शांति वार्ता और पृथ्वीराज के निर्णयों का मूल्यांकन आज के आधुनिक लीडर्स के लिए भी एक बहुत गहरा सबक छोड़ जाता है। ये हमें सिखाता है कि रणनीतिक धैर्य और एक निर्णायक कार्रवाई के बीच सही संतुलन बनाना कितना जरूरी है। दुश्मन की क्रूरता को नजरअंदाज करके केवल पारंपरिक नैतिकता और नियमों से बंधे रहना अक्सर एक बहुत बड़े प्रणालीगत पतन का कारण बन सकता है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक शासक की असली विरासत सिर्फ उसकी सामरिक जीतों और हार से तय होती है या उन सांस्कृतिक मिथकों से जो उसके जाने के सदियों बाद समाज गढ़ता है? सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास हमें बताता है कि ऐतिहासिक तथ्य और सांस्कृतिक मिथक के बीच की ये जटिल खाई हमेशा मौजूद रहेगी। मध्यकालीन इतिहास के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके अध्ययन के लिए उपयोगी साबित होगा।